नमस्कार दोस्तों, एक और बारी फिर से आप सभी का तमाशा भवन चैनल पे स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, आज जो हम सेशन करने वाले हैं वो एक तरीके से उन सभी लोगों के लिए हेल्पफुल है जो यूजीसी नेट म्यूज़िक की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो आपका सिलेबस है पेपर 2 का, वो मैंने कोशिश की है कि जो यूनिट 1 है ना, पहला यूनिट जो है आपके सिलेबस का, उसको मैं थोड़ा कंप्लीट करवाने की कोशिश करूं। मिनी मैराथन है ये, तो मैं कोशिश करूंगी कि सारे जो टॉपिक हैं वो कवर हो जाएं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है जो अभी इवन जून 2025 का एग्ज़ामिनेशन अगर टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अदरवाइज़ जो बाकी बच्चे हैं कभी भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनके लिए तो हेल्पफुल ये हमेशा रहने ही वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं क्या सिलेबस है ना। आप सभी को पता होगा ये सिलेबस जो है पेपर 2 का म्यूज़िक का जो हमारा सिलेबस है, उसका जो यूनिट 1 है उसका जो डिटेल है वो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आपको डिटेल सिलेबस चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैंने डिटेल्ड सिलेबस डाला हुआ है। और वैसे भी यूजीसी की वेबसाइट पे जो सिलेबस है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं इनमें से हम कौन कौन से टॉपिक कवर कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो नाद का ले रहे हैं। ठीक है, आप अगर सिलेबस में भी देखेंगे तो यहाँ पे आहत नाद और अनाहत नाद पूछा जाता है। ठीक है, पर ज़रूरी नहीं है एज इट इज़ यही पूछें, है ना, क्योंकि आजकल जो पैटर्न बन रहा है ना क्वेश्चंस का, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो देखिए, सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि नाद क्या है। ये डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं, पर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करती हूँ कि नाद है क्या। जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। ये क्या है? ये एक तरीके से एक आवाज़ है ना। और इसको और साउंड को अगर हम हिंदी में देखें कि क्या उसका उच्चारण है, या म्यूज़िकल लैंग्वेज में भी आप बोल सकते हैं, तो उसको हम ध्वनि बोलते हैं, राइट। पर लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी आवाज़ आप सुनते हैं वो हमारे संगीत के लिए यूज़फुल हो। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, तो ये म्यूज़िकल तो कुछ भी नहीं है, बट ये आवाज़ तो है। इसीलिए हमें ध्वनि में भी पता होना चाहिए कि जो संगीत उपयोगी ध्वनि होती है ना, संगीत उपयोगी ध्वनि जो होती है उसको ही हम कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, नाद बोलते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि पहले आपका ध्वनि, क्योंकि ये भी सीक्वेंस लगाने के लिए दे देते हैं, ध्वनि आता है, ठीक है, फिर उसके बाद आपका नाद आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ध्वनि भले ही साउंड है, पर जो भी म्यूज़िकल साउंड है या जो भी संगीत उपयोगी ध्वनि है, उसी को आप कहीं ना कहीं नाद बोल सकते हो। देखिए, यहाँ लिखा भी है, संगीत उपयोगी ध्वनि को नाद कहा जा सकता है। अब ये नाद जो है, आप देखेंगे ग्रंथों में इसका ना एक तरीके से वो किया हुआ है, इनको तोड़ा गया है ना, शब्दों को तोड़ा गया है। तो ना प्लस द, तो आप बोलेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो ना जो है वो प्राण की तरह होता है, और द को ऐसा बोला है कि वायु की तरह ये होता है। तो आपसे कभी पूछ लेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने मीनिंग इसीलिए यहाँ पे स्पेशली लिखा है, क्योंकि कई बारी क्वेश्चन में पूछते हैं। ठीक है, तो इसी में अगर आप देखते हैं नाद, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वैसे देखा जाए 2 ही टाइप का मिलता है। कैसे? आहत नाद, ठीक है, एक होता है हमारा आहत नाद और एक होता है अनाहत नाद। ठीक है, तो देखिए, अनाहत नाद अगर हम देखते हैं तो ये म्यूज़िकली इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप बोल सकते हो अनाहत क्या होता है, एक तरीके से अंदर की जो हमारी आवाज़ होती है ना, है ना, अंदर की जो आवाज़ होती है उसको हम अनाहत नाद बोल सकते हैं। अंदर की आवाज़, अब देखिए यही रीज़न है इसको स्पिरिचुअली भी कनेक्ट किया जाता है। किसको? अनाहत नाद को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, स्पिरिचुअली कनेक्ट किया जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि ये आवाज़ जो है, अनाहत नाद वाली जो आवाज़ है, ये योगी लोग ही सुन सकते हैं। तो मोटा मोटा देखा जाए ये म्यूज़िकली इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है आहत नाद, ये हमारे काम का है। आप एक तरीके से बोल सकते हो म्यूज़िक के अंदर जितनी भी हमारी आवाज़ें हैं, है ना, उसी को आप आहत नाद बोलते हो। सब कुछ इसी में आएगा, है ना, गाना है, इवन वाद्य से कोई आवाज़ निकल रही है ना, वो सब कुछ किसके अंदर आता है? आहत नाद के अंदर आता है। तो आपसे क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि संगीत के संदर्भ में
कौन सा नाद है जो यूज़ होता है, तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सा होता है, आहत नाद होता है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, ये मैंने समझा दिया है, इसकी कोई डेफिनेशन आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। अब आगे क्या देखेंगे, हम नाद के कुछ प्रकार देखते हैं जो अलग अलग ग्रंथकारों ने दिए हैं, है ना, शास्त्रकारों ने दिए हैं, तो एक बारी वो देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, नाद के प्रकार अगर आप देखें, मतंग ने जो नाद के प्रकार दिए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, शारंग देव ने जो प्रकार दिए हैं वो इस तरीके से हैं, और नारद ने दिए हैं वो इस तरीके से हैं। टोटल 5 ही होते हैं वैसे प्रकार के अंदर देखा जाए, जो ग्रंथों में हमें मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये ग्रंथ के हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। अब आपने बहुत बारी देखा होगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा नाद के प्रकार में शारंग देव ने कौन सा दिया है या मतंग ने कौन सा दिया है। तो आप देखेंगे सारा कुछ इन दोनों में काफ़ी कुछ सिमिलर है, बस ये जो पोर्शन आप देख सकते हैं ये थोड़ा अलग है, क्योंकि मतंग ने अव्यक्त यूज़ किया है तो इन्होंने पुष्ट किया है, व्यक्त किया है तो शारंग देव ने अपुष्ट किया है। तो ये बस आपको याद रखना है, बाकी ये 3 तो हमारे जो हैं सेम ही है। नारद ने एकदम कुछ अलग ही दे रखा है, तो ये आप इधर से पढ़ सकते हैं। ये इसका डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इतना डिटेल में पूछते नहीं हैं, क्वेश्चंस जो है वो यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। अब देखिए श्रुति आ जाता है, तो मैंने आपको बताया ना कि ध्वनि होती है, राइट, ध्वनि होती है, उसके बाद हमारा नाद होता है। अब नाद के बाद आप बोल सकते हैं क्या होता है, श्रुति होता है, ठीक है। श्रुति के बाद आपका क्या होता है, स्वर होता है। आप बोलेंगे श्रुति क्या होती है? श्रुति एक तरीके से आप बोल सकते हो कि नाद की सूक्ष्म इकाई। सूक्ष्म इकाई का मतलब एक तरीके से हो गया, ऐसा आप सोचेंगे कि ये क्या इतना भारी वर्ड यूज़ किया है। सूक्ष्म इकाई मतलब नाद की छोटी सी छोटी जो आपकी यूनिट होती है, कहीं ना कहीं उसी को श्रुति बोला जाता है, ठीक है। इसको माइक्रोटोन बोलते हैं, इसको आप माइक्रोटोन भी बोल सकते हो, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है। और आपको पता होगा कि श्रुतियों की जो टोटल संख्या है वो कितनी है, 22 है, ठीक है। तो देखिए श्रुति की जाति जो है वो आपके यूनिट 1 में स्पेशली दे रखा है, तो आप पहले ये जानिए कि श्रुति है क्या। जैसे कि मैंने आपको बताया, नाद की सूक्ष्म इकाई को, नाद की जो सूक्ष्म या छोटी से छोटी जो यूनिट होती है उसी को आप श्रुति बोलते हैं, माइक्रोटोन भी बोल सकते हैं। और जो इसकी संख्या है वो टोटल 22 मानी जाती है, जो आज तक फॉलो होती है। कहीं कहीं 66 भी है जो कि कोहल ने दिया है, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट आपको पता होना चाहिए। मेन कौन सी होती है, 22 ही होती है। अब आप चलिए देखेंगे हम यहाँ पे जो श्रुति की जातियाँ होती हैं वो क्या है ना। तो श्रुति की जातियाँ आप अगर ध्यान से देखेंगे टोटल कितनी होती हैं, टोटल 5 होती हैं। कैसे? एक होती है दीप्ता, एक होती है आयता, करुणा, मृदु एंड मध्या। अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा जो श्रुतियाँ हैं वो कौन सी जाति में है, तो देखिए मध्य जाति में है ना। और सबसे कम किस में है, तो देखिए करुणा में है। तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, और कौन सी जाति में कौन सी श्रुति है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सिर्फ इतना पढ़ने से नहीं चलेगा कि आपने सिर्फ 5 संख्या याद कर ली एंड यू आर गुड टू गो। नो, यू आर नॉट, बिकॉज आजकल वो पूछते हैं कि करुणा जाति में कौन सी श्रुतियाँ आती हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये पूरा चार्ट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना आप करके चले जाएंगे तो आपके जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी मजबूत हो सकती है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके सिलेबस में एक सप्तवेदिक स्वर करके एक जो बोल सकते हैं एक टॉपिक है, तो ये उससे रिलेटेड है ना। यहाँ पे जैसे लिखा भी है सप्तवेदिक स्वर से ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है यूट्यूब पे, मेरे ही चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हैं। तो वैसे यहाँ से पढ़ सकते हैं, वही सेम चीज़ है यहाँ पे जो लिखी हुई है। एक चीज़ है यहाँ पे जो इनका सीक्वेंस है वो आप देख सकते हैं, अवरोहात्मक है, तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ओके। फिर आप इधर देख सकते हैं कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये संख्यावाचक है, मतलब आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं ना कि ये नंबर्स का प्रयोग किया गया है। मंद्र, कृष्ट और अतिस्वार ये वर्णात्मक शब्द हैं, है ना, अल्फ़ाबेट यूज़ किए गए हैं। तो कहने का मतलब है कि कभी कभी पूछ लेते हैं कि वर्णात्मक कौन से हैं, है ना, वैदिक स्वर में, और कौन से संख्यावाचक हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी स्वर। अब आप ये सब तो सभी जानते होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है ये सारे टर्म्स आपने सुने ही होंगे। अगर आप शास्त्रीय संगीत के विद्यार्थी हैं तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि इन सभी स्वरों का जो प्रयोग है वो राग के संदर्भ में किया जाता है, ठीक है।
तो चलिए एक एक करके शॉर्ट में देख लेते हैं कि इनका मतलब क्या है। वादी स्वर का मतलब कहीं ना कहीं है कि ऐसा स्वर, राग का ऐसा स्वर जो कि बहुत प्रोमिनेंट है। ठीक है, प्रोमिनेंट है मतलब प्रधान है, प्रमुख है, इसीलिए शायद इसको राजा हम बोलते हैं, है ना। तो राग का कोई राजा स्वर अगर है तो वो है वादी स्वर। मतलब ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्वर ये होता है राग में। ठीक है, उसके बाद देखिए आ जाइए सेकंड इम्पॉर्टेंट में। तो जो राग का सेकंड इम्पॉर्टेंट स्वर होता है उसको संवादी स्वर बोलते हैं। इसको मंत्री का पद दिया गया है। आप ये बोल सकते हैं कि संवादी स्वर जो है वो वादी स्वर से चौथा या पांचवा स्वर होता है। ठीक है, इवन इसी वादी स्वर को हम कहीं ना कहीं अंश भी बोलते हैं, अंश स्वर। ये भी हम अभी आगे देखेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में है, तो ये आगे हम देखने वाले हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है संवादी स्वर जो है वो वादी स्वर से कितना दूर होता है। मतलब कि जैसे वादी स्वर से जो चौथा या पांचवा स्वर जो होगा वही आपका संवादी स्वर होता है। और अगर श्रुति वाइज पूछा जाए तो श्रुति वाइज संवादी स्वर की जो बोलते हैं ना कि एक श्रुतियों में क्या इंटरवल रहता है, तो वो 9 या 13 श्रुति का रहता है। अब ये तो भरत ने बताया है, एक शारंग देव ने भी बताया है जो कि 8 और 12 है। तो ये दोनों ही सही माने जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट तो देखिए यही वाला है। ठीक है, आपको सबसे पहले यही अगर क्वेश्चन में पूछेंगे तो आपको 9 और 13 वाला ही बताना है। पर अगर स्पेसिफिकली पूछा है कि भाई शारंग देव के हिसाब से कौन सा है, तो आपको 8 या 12 बताना है। ठीक है, अनुवादी स्वर वो स्वर होते हैं कहीं ना कहीं जो वादी और संवादी स्वर के अलावा राग में जो स्वर यूज़ होते हैं, जो प्रयोग होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि राग भूपाली में गा और धा वादी और संवादी है, पर जैसे रे है, पा है, वो क्या हो जाएंगे, वो कहीं ना कहीं अनुवादी स्वर हो जाएंगे। इसीलिए राग के विस्तार का ये सहायक स्वर माना जाता है, इसको इग्नोर कीजिए। ठीक है, और इसको सेवक का पद दिया है। विवादी स्वर देखिए शत्रु के समान होता है ना। मतलब कहीं ना कहीं राग में एक तरीके से राग के नियम के विरुद्ध जाता है ये विवादी स्वर। मतलब जैसे आप राग केदार सुनेंगे तो राग केदार में आपको पता होगा कोमल निषाद जो है, कोमल निषाद जो है वो राग केदार में विवादी स्वर है। क्यों विवादी स्वर? इसलिए क्योंकि केदार में कोमल निषाद का प्रयोग होता ही नहीं है। बट हम सौंदर्य के लिए, है ना, कहीं ना कहीं ब्यूटी के लिए, या एस्थेटिक आप बोल सकते हैं। यस, एस्थेटिक इज़ द राइट वर्ड। एस्थेटिक मीन्स सौंदर्य। तो कहीं ना कहीं विवादी स्वर का जो प्रयोग है सौंदर्य के लिए राग में किया जा सकता है ना। और वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप उस पर न्यास करेंगे, नहीं, वो हमेशा कम ही होना चाहिए। कम मतलब अल्प मात्रा में उसका प्रयोग होना चाहिए। अगर आपसे पूछते हैं कि विवादी स्वर में अगर देखा जाए उनकी श्रुतियों में क्या इंटरवल रहता है, तो 2 श्रुतियों का अंतर जो है वो रहता है। ठीक है, आई होप कि आप सभी को समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए आ गया ग्रह, अंश, न्यास और अपन्यास स्वर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी अगर आपने मेरा राग लक्षण वाला वीडियो देखा है तो उसके अंदर मैंने ये बहुत डिटेल में आप सभी लोगों को समझाया है, तो आप वहाँ से भी दोबारा जाके एक बारी गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ देखिए ग्रह स्वर का मतलब है, अब आपको ये समझना है ये ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास स्वर जो है कहीं ना कहीं जाति गायन में इसका प्रयोग होता था, है ना। मतलब कहीं ना कहीं ये एशियंट टाइम में इन वर्ड्स का यूज़ होता था। आज के टाइम पे आप देखेंगे इन वर्ड्स का यूज़ नहीं होता है। न्यास का भले ही होता है, पर आज न्यास का मतलब भी चेंज हो गया है। जो पहले था वो आज नहीं है। तो पहले हम एशियन के हिसाब से देख लेते हैं, फिर मैं आपको न्यास का जो आधुनिक मतलब है वो भी बता दूंगी। तो देखिए ग्रह स्वर का मतलब होता है राग या गीत का प्रारंभिक स्वर। मतलब जहाँ से राग जो है वो शुरू हो या गीत जो है वो शुरू होता है उसको हम ग्रह स्वर बोलते हैं। इसकी टोटल संख्या 63 है। अंश स्वर का मतलब देखिए वही है, हमारा जो वादी स्वर होता है वही अंश स्वर है। मतलब ये बहुत ज़्यादा, ये जो स्वर है वो किसी भी गीत या राग में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। उस पर न्यास भी आप कर सकते हो और अधिक मात्रा में इस स्वर का यूज़ किया जाता है। इसको जीव स्वर भी बोला है, प्राण स्वर भी बोला है। 63 इसकी भी संख्या मानी गई है। अपन्यास स्वर क्या होता है? देखिए अपन्यास स्वर का मतलब होता है जो हमारा कोई भी कॉम्पोजिशन है, जैसे कोई भी गीत है, उसका जो बीच का पार्ट होता है ना, है ना, जो बीच का पार्ट होता है, जो मतलब मध्य भाग होता है, तो जो
किसी भी गीत का मध्य भाग जिस भी स्वर पे समाप्त होता है, मतलब ख़त्म होता है, उसी को आप अपन्यास स्वर बोलते हैं। और इसकी जो संख्या है वो 56 मानी गई है। और न्यास स्वर का मतलब क्या होता है कि जब पूरी कॉम्पोजिशन ही जो है वो जिस एक नोट पे ख़त्म होती है, मतलब जिस एक स्वर पे ख़त्म होती है, उसको आप क्या बोल सकते हैं, न्यास स्वर बोल सकते हैं। इसकी संख्या 21 है। अब देखिए, आज के टाइम में अगर मैं आपको बोलूँ, प्रेजेंट टाइम में न्यास स्वर का मतलब होता है उस पर्टिकुलर स्वर पे रुकना, है ना। जैसे राग भूपाली में गंधार स्वर जो है वो वादी स्वर है, इसीलिए उसको न्यास स्वर भी बोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम गंधार पे ज़्यादा राग भूपाली में रुकते हैं, है ना। तो ये आज के संदर्भ में मैंने न्यास स्वर का मतलब आपको बताया। अब हम आगे चलेंगे। अब देखिए, पूर्वांग उत्तरांग क्या होता है। आप सभी को पता होगा कि हमारा जो सप्तक है उसमें 7 स्वर होते हैं, राइट। अब जब इन्हीं स्वरों को हम डिवाइड कर देंगे, जैसे मान लो हमने लिखा यहाँ सा रे गा मा एंड देन प ध नी सा, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्वांग। और ये वाला जो पोर्शन हो जाएगा, मतलब जो सेकंड पोर्शन उत्तरांग हो जाएगा, वो उत्तरांग हो जाएगा, राइट। तो अब इसमें एक चीज़ आप ये भी ध्यान दीजिए कि माँ और पा जो है वो पूर्वांग में भी माना जाता है और उत्तरांग में भी माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी कि मध्यम और पंचम जो है वो उत्तरांग में भी माना जा सकता है और पूर्वांग में भी माना जा सकता है, ठीक है। वही सेम चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। अब देखिए, क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं आपसे कि पूर्वांग जो वादी राग होते हैं, जो पूर्वांग वादी राग होते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम पूर्वांग वादी राग क्या होते हैं। अब देखिए, जिस भी राग का वादी स्वर पूर्वांग में होता है उसको हम पूर्वांग वादी राग बोल सकते हैं, और जिस भी राग का वादी स्वर उत्तरांग में होता है उसको उत्तरांग वादी बोल सकते हैं। तो आप देखेंगे ऐसा एक नियम है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप एक्सेप्शंस भी देखेंगे, है ना। क्योंकि ये शास्त्रकारों ने लिखा है तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि पूर्वांगवादी जो राग होते हैं उनका समय दोपहर के 12 बजे से लेके, मतलब दिन के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक का होता है। और उत्तरांग का क्या होता है, रात के 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अब जैसे आप लोग बोलेंगे कि मैम ये वाला कॉन्सेप्ट समझा दो, मापा क्या है। क्योंकि देखो, अगर वादी स्वर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी भी राग का वादी स्वर पूर्वांग में है तो उसका जो संवादी स्वर होगा ना वो हमेशा कहाँ होगा, उत्तरांग में ही होगा। जैसे आप ले लीजिए राग बसंत, मैं आपको राग बसंत का एग्जाम्पल देती हूँ। अब राग बसंत में आप देखेंगे वादी स्वर जो है वो तार षडज है, राइट। और संवादी क्या है, संवादी है पंचम। मतलब कहने का ये है कि आप ऐसे पता लगा सकते हो कि माँ या पा जो है वो पूर्वांग है या उत्तरांग है, क्योंकि आप वादी इधर देखिए, ये सा अगर तार वाला है मतलब ये उत्तरांग ही होगा, राइट। और भाई हमने पढ़ा अभी ना कि अगर वादी पूर्वांग में है तो संवादी उत्तरांग में होगा ही होगा, और अगर वहीं वादी उत्तरांग में है तो संवादी पूर्वांग में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि राग बसंत में अगर आप देखेंगे, बसंत राग में अगर आप देखेंगे वादी स्वर तार षडज का सा है तो पहली बात तो वो उत्तरांग हो जाएगा, और अगर वो उत्तरांग हो जाएगा तो उसका संवादी जो पंचम है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, पूर्वांग स्वर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, अल्पत्व स्वर देखते हैं। अल्पत्व स्वर का मतलब होता है वो स्वर जो राग में बहुत ही ज़्यादा लेस, मतलब बहुत कम लगते हैं, ठीक है। तो उसी को हम अल्पत्व स्वर बोलते हैं। और इसके 2 प्रकार होते हैं, बच्चों को ये भी याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर अल्पत्व स्वर है तो ऑब्वियस सी बात है वो कम ही यूज़ होगा। तो अगर कम यूज़ होगा तो उसको लांघोगे ना भाई आप। तो एक तो प्रकार हो गया लंघन और एक हो गया अनअभ्यास। अनअभ्यास क्यों हो गया भाई, आप उसका अभ्यास थोड़ी करोगे, है ना। अभ्यास मतलब उस पर रुकोगे थोड़ी, क्योंकि वो अल्प है ना, और अगर वो अल्प है तो वो अनअभ्यास हो जाएगा। तो लंघन और अनअभ्यास जो है वो अल्पत्व स्वर के प्रकार हैं। वैसे ही बहुत्व स्वर होता है। बहुत स्वर का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जो स्वर किसी भी राग में, उसको हम बहुत्व स्वर बोल सकते हैं। इसके भी 2 प्रकार हैं। अब भाई जब ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो आप उसको लांघ तो सकते ही नहीं हो, है ना। अलंघन होता है एक प्रकार, और एक होता है अभ्यास। अभ्यास मतलब वो स्वर आप बार बार उसको यूज़ भी कर सकते हो और उस पर रुक भी सकते हो। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, आपके सिलेबस में ऑर्डव, शाडव, संपूर्ण ऐसे करके जातियाँ जो हैं वो भी पूछी जाती हैं।
तो देखिए रागों को कहीं ना कहीं क्लासिफाई किया है, और क्लासिफाई भी देखो कैसे किया है, नंबर्स के आधार पे, है ना। जिस राग में जितने नंबर्स हैं उसके हिसाब से आप उनकी जाति बता सकते हैं। जैसे अगर किसी राग में 7 के 7 स्वर हैं आरोह और अवरोह दोनों में, तो संपूर्ण जाति होगी, और अगर 5 ही स्वर हैं तो ऑडव होगी, और अगर 6 स्वर हैं तो षाडव होगी। ठीक है, अब देखिए इन्हीं राग की जो जातियां हैं ना, उनकी उपजातियां भी होती हैं, और उनकी संख्या कितनी होती है, 9। तो आप इस तरीके से देख सकते हो, और इन 9 उपजातियों से ऐसा बोला जाता है टोटल 484 राग तैयार किए जा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए संपूर्ण जाति के राग कौन से हो सकते हैं। संपूर्ण जाति के राग हमारे हो सकते हैं यमन, ऑडव जाति का हो सकता है भूपाली, राइट, और षाडव का हो सकता है पूरिया, है ना, क्योंकि पूरिया में प नहीं लगता है, सिर्फ 6 ही स्वर लगते हैं, दैट इज़ वाई। ओके, अब हम आगे चलेंगे। आगे देखिए आपके सिलेबस में अलापना है ना। अलापना मतलब उसी को राग अलापना बोल सकते हो। तो ये जो टर्म है ना, अलापना या फिर राग अलापना, ये कर्नाटक गायन शैली की चीज़ है। मतलब ये कर्नाटक संगीत में इसका यूज़ होता है। जैसे हमारे उत्तर भारतीय संगीत में आलाप होते हैं, वैसे इनके में भी आलाप होते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ लिखा भी है कि ये जो राग अलापन है वो अलाप्ति की तरह ही होता है। स्वर स्थानों का प्रयोग होता है। स्वर स्थान मतलब वही स्वरों का, जो हमारे 12 स्वर हैं उन्हीं का प्रयोग किया जाता है, जिसमें राग के ग्रह अंश स्वर दिखते हैं। ठीक है, अब देखिए अलाप वही सेम लिखा है, त दी नी, मतलब तदानी नोम तोम के आलाप होते हैं। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है संक्षिप्त आलाप, मतलब वही जो आप कहीं ना कहीं पकड़ की तरह बोल सकते हो, जो राग का मुख्य स्वर होता है ना, उसको आप संक्षिप्त आलाप बोल सकते हो। और संपूर्ण आलाप वो होता है जो आप राग में रह के पूर्ण तरीके से आप जब विस्तार करते हैं, जो आलाप यूज़ करते हैं उसको संपूर्ण बोल सकते हो। तो राग अलापना यही है, कर्नाटक गायन शैली के संदर्भ में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अभी इसके बाद आता है एक तानम भी होता है। अब ये तानम देखिए वैसा वाला तानम नहीं है, अगर आपको लग रहा है तान है ये तान नहीं है, ये भी एक कहीं ना कहीं अलाप का ही प्रकार है। जैसे अलाप करते हैं ना कर्नाटक में, तो उसमें ना लय भी बढ़ाते हैं। तो तानम कब यूज़ होता है अलाप के अंदर, जब राग में चौक कालम का मतलब होता है विलंबित लय। जब राग में अलाप के बाद मध्य लय में अलाप किए जाते हैं, मतलब जब राग में अलाप आपने विलंबित लय में किया, उसके बाद जब आप थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ा रहे हैं, मतलब जब मध्य लय में आ रहे हैं, तो उसी को आप तानम, उस प्रक्रिया को आप तानम बोल सकते हैं। इसको वर्तनी भी बोलते हैं, मध्यमा कालम भी बोलते हैं, और ये टर्म भी बोला जाता है। ओके, अब देखिए निर्वल क्या है। निर्वल एक तरीके से आप बोल सकते हैं विस्तार करने की जो चीज़ होती है ना कर्नाटक गायन शैली में, उसी का एक पार्ट है। इसका मतलब है भर देना। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सिंगर होता है वो अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर, मतलब अपनी इमेजिनेशन के आधार पर बंदिश की जो पद रचना है उसके बोलों को उठा के अलग अलग स्वरों में पिरोता है ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ऐसा बोल सकते हो कि ये बोल आलाप की तरह है, या फिर आप बोल सकते हो ये रूपक अलाप्ति की तरह है। अब आप बोलेंगे रूपक अलाप्ति क्या है, ये शारंगदेव ने दिया था, है ना। तो ये सेम उसी की तरह है, जैसे आज हम बोल आलाप करते हैं, बोल बाट करते हैं, ये निर्वल भी जो है वो कर्नाटक गायन शैली में, इसका बस नाम अलग है, उसको हम निर्वल बोल सकते हैं। ठीक है, अब षडांग करके भी एक आपके सिलेबस में दे रखा है यूनिट 1 में, तो वो भी देखेंगे। ये कर्नाटक ताल के संदर्भ में ही यूज़ होता है। इवन जब आप ताल के 10 प्राण पढ़ते हैं ना, ताल के जब 10 प्राण पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी ये अंग के रूप में यूज़ होता है। तो ये हम देख लेते हैं। ये टोटल ना 6 अंग होते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। इनकी मात्राएं देखिए ऐसी इस प्रकार होती है। इसका चिन्ह ये होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ थोड़ा मिस हो गया है। तो ये चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षर काल, ये अक्षर काल जो है ना, ये कर्नाटक के संदर्भ में यूज़ होता है, और मात्रा काल हमारा जो उत्तर भारतीय होता है उसके हिसाब से यूज़ होता है। आपको वैसे यही पढ़ना है, ये वाला जो है यही पढ़ना है। अगर बाई चांस वो क्वेश्चन में पूछते हैं अलग से कि मात्रा काल बताइए, तो आपको ये बताना है। अदरवाइज क्वेश्चन में अगर कभी भी लघु का वो पूछते हैं मात्रा, तो वो यही मानी जाएगी। पर अगर मात्रा काल पूछेंगे तो वो ये मानी जाएगी। तो आप अगर ये इसको इग्नोर भी करेंगे, आप बस इतना याद कीजिए। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि किस तरीके से यही षडांग जो है कर्नाटक की जो तालें होती हैं ना, उसमें इनका कितना ज़्यादा यूज़ है ना। अब देखिए कर्नाटक की तालों की मैंने बात की है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो कर्नाटक की तालें हैं ना, वो टोटल मुख्य जो हैं, मुख्य तालें कितनी हैं, 7 ही हैं।
इन्हीं मुख्य तालों से जातियों को चेंज करके इनकी 35 तालें बन सकती हैं, जो कि देखो यहाँ लिखा है। अब आप बोलोगे मुख्य ताल कौन सी है मैम? देखो 7 है। कौन कौन सी? ध्रुव ताल होती है, मैं जूम कर देती हूँ, ये देखिए ध्रुव ताल है, मठ ताल है, रूपक ताल है, झंप ताल है, त्रिपुट है, अट है, एक ताल है। ये आप इसी सीक्वेंस में याद करिए ताकि आपको मात्रा जो है वो भी याद हो जाए, ठीक है। मात्रा आप मतलब आप अपने हिसाब से भी याद कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इस सीक्वेंस में याद कीजिए, क्योंकि ये सीक्वेंस थोड़ा इधर अलग अलग दे रखा है। अब देखिए ये जो चिन्ह है ना, ये चिन्ह बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको एग्जाम्पल अगर मैं दूँ कि ध्रुव ताल का चिन्ह क्या है, या चलो छोटी ताल ले लेते हैं, रूपक ताल का चिन्ह क्या है? रूपक, ये 10 नहीं लिखा है, ये मात्रा है, सॉरी ये साइन है जो यूज़ किया गया है ना। हमारे में तो आपको पता होगा X203 उत्तर भारतीय में हम ऐसे करके विभाग कर करके हम कर लेते हैं, पर दक्षिण में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दक्षिण में क्या होता है, अगर रूपक ताल है उसकी 6 मात्रा है तो ये चिन्ह होता है। अब आप बोलोगे मैम ये चिन्ह का साइन कैसे पता लगेगा? आप बस इतना ध्यान रखो, ये जो रूपक ताल है इसमें 6 मात्रा है, राइट। अब हम दोबारा षडांग पे चलेंगे। अब देखिए रूपक की अगर 6 मात्रा है ना, रूपक की अगर 6 मात्रा है तो इसको कैसे लिखोगे आप? इसका साइन क्या होना चाहिए? तो 6 मात्रा है तो देखिए लघु की मात्रा कितनी है? 4। तो पहले 1 तो आप यही लिख दो, तो 4 तो आपका यही हो गया। और 2 की देखिए क्या मात्रा है? 2 का क्या साइन है? देखिए 2 का साइन ये है, तो आप क्या लगा दो? ऐसे 0 लगा दो। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये चिन्ह जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है और ये षडांग क्यों इंपॉर्टेंट है, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। देखिए मठ का ये इस तरीके से लिखा है। अब आप बोलोगे ये तो मैम 7 मुख्य है, पर ये 35 कैसे बना? 35 देखो जातियों के आधार पे बनता है। देखो यहाँ लिखा है ना कि लघु का मूल्य हर जाति में बदलता है। मतलब अगर तिस्र जाति में है तो यही जो ये देखो जो लघु है ना, ये 4 की जगह 3 हो जाएगा, क्योंकि ये तिस्र में है। यही अगर खंड में होता तो ये 4 की जगह 5 हो जाता। बाकी साइन सब सेम रहेगा, बट ये लघु जो है वो चेंज होता रहेगा जातियों के हिसाब से। और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कितने आ जाएंगे? 35 ही आ जाएंगे। अब देखिए हमारी हिंदुस्तानी ताले आप ये देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल वीडियो, तो आप उधर से भी काफ़ी चीज़ें समझ सकते हैं। पर यहाँ से आप समझ सकते हैं कि 18 मात्रा की जो ताले हैं वो ये हैं। इनकी डिटेल पढ़नी भी बहुत ज़रूरी है, तो एक बार आप मेरी पुरानी वीडियो भी देख लीजिएगा। तो ये तो हमारी चलिए उत्तर भारतीय संगीत की जो ताले हैं, प्रचलित ताले जो हैं, उनके बारे में मैंने बताया है, ठीक है। तिरोभाव और आविर्भाव क्या होता है? तिरोभाव आविर्भाव का मतलब बस आप इतना समझिए कि ये राग में एक प्रक्रिया होती है जो यूज़ करते हैं कलाकार लोग। मान लो कोई कलाकार है, वो राग मान लो भूपाली गा रहा है, ठीक है, राग भूपाली कोई कलाकार गा रहा है, तो ये उसका मूल राग होना चाहिए। पर अगर वो गाते गाते बाई चांस देशकार की तरफ चला गया है ना, देशकार की तरफ चला गया, तो वो अपने मूल राग से हट के दूसरे राग में चला गया है तो उसको तिरोभाव बोलेंगे। और जब वो उसी जिस राग में वो भटका, उस राग से निकल के जब वो मेन राग पे दोबारा आ जाता है, लौट के वापस आ जाता है, आना मतलब उसको हम क्या बोल सकते हैं? आविर्भाव। तो आप कभी भूलना मत, आना मतलब आविर्भाव, मतलब अपने मूल राग में वापस लौट के आना, के आना, है ना। ये ट्रिक है, आप अगर कोई कंफ्यूज होता है बच्चा तो उसके लिए, वरना ये बहुत बेसिक है, सबको आता ही होगा, राइट। तो हमेशा याद रखना मूल राग मतलब वही जो मेन राग है ना, जो मेन राग कोई कलाकार गाता है स्टेज पे, तो उसको आप मूल राग बोल सकते हो। तो वही सेम यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए भाषांग एक टर्म दिया हुआ है आपके सिलेबस के अंदर। तो देखिए भाषांग ये कहीं ना कहीं शारंग देव ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया था जब उन्होंने 10 विध राग वर्गीकरण बताया था। तो देखिए यहाँ लिखा है, जिन रागों में भाषा रागों की छाया होती है उन्हें भाषांग राग कहा जा सकता है। अब ये आज के टाइम पे इसका कोई मतलब नहीं है, कोई यूज़ भी नहीं है, तो आप ये सिर्फ डेफिनेशन रखिए याद कि भाषा रागों की छाया सहित जिन रागों की उत्पत्ति हुई है वे मतंग के अनुसार भाषांग कहलाए जाते हैं। शारंग देव ने टोटल 20 भाषांग राग बोले हैं और इसी भाषांग को दशांग राग भी बोला जाता है। अब देखिए उपांग भी है उसी तरीके से, जब उपांग, रागांग और भाषांग, क्रियांग, इन तीनों के मिश्रण से जब कोई, नहीं ये उपांग हटा दीजिए, इधर कहने का मतलब ये है कि जब रागांग, भाषांग, क्रियांग इन तीनों के मिश्रण से जब कोई राग बनता है उसको हम उपांग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, क्योंकि आज के टाइम पे इसका यूज़ नहीं है, तो मैं आपको एग्जाम्पल भी नहीं दे सकती हूँ, बस आप थोड़ा इसको याद रखिए।
अब देखिए तान क्या है, पहले आज के संदर्भ में काफ़ी बच्चे समझ जाएंगे तान क्या है। आप सभी को पता है कि तान का आधार जो है वो कहीं ना कहीं अलंकार है ना। अलंकार क्या होता है, छोटे छोटे पैटर्न्स होते हैं स्वरों के, जो आप कहीं ना कहीं बच्चा जब संगीत सीखना शुरू करता है तो सबसे पहले वो अलंकार ही गाता है ना। तो तान जो है वो उन्हीं कहीं ना कहीं उन्हीं अलंकारों में से अलग अलग स्वरों की जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो निकले होते हैं, उसी को हम तान बोलते हैं, ठीक है। और ये तान जो है वो आपको भी पता होगा कि राग के विस्तार में ही इसका अंतिम चरण में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे देखो लिखा है, राग का विस्तार जिसके द्वारा किया जाता है उसे तान कहते हैं, ठीक है। तो ये तो आज के टाइम का हो गया। पुराने टाइम में जो ग्रंथकार थे उन्होंने ये बोला है कि मूर्छना के षाडव और ऑडव रूप को तान बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर संपूर्ण होगा तब तो वो मूर्छना ही हो जाएगा, पर जो उसके षाडव और ऑडव रूप होते हैं उसको हम तान बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए टोटल तानें 84 मानी गई हैं, जिसमें से षडज ग्राम की कितनी है ये आपको पता होनी चाहिए। टोटल षाडव तानें 49 है और टोटल ऑडव तानें 35 हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि षडज ग्राम से कितनी षाडव तानें हैं या ऑडव तानें हैं। तो ये इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, ये आप याद ज़रूर कर लेना इन नंबर्स को। अब देखिए अलंकार मैंने आपको बता ही दिया है क्या होता है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत बारी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये आप यहाँ से नंबर्स जो है वो याद करिए, क्योंकि अलंकार जो है वो जितने भी ग्रंथकार थे सबने सेम नहीं दिए हैं, सबने अलग अलग दिए हैं, राइट। अब जैसे ये जो अलंकार का काफ़ी आधार जो है ना, काफ़ी ग्रंथकारों ने वर्ण को माना है। मतलब आधार इन द सेंस कि जब उन्होंने अलंकार को क्लासिफाई किया है तो उन्होंने वर्ण का सहारा लिया है। तो मैं आपको वर्ण भी समझा देती हूँ क्या होता है। जो हमारे गाने की क्रिया होती है ना, गाने की जो क्रिया होती है उसी को आप कहीं ना कहीं वर्ण बोल सकते हो। इसके टोटल जो टाइप होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, स्थाई, आरोही, अवरोही और संचारी, ठीक है। अब देखो आरोही अवरोही तो सबको पता है ना, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। स्थाई का मतलब अगर आप एक ही स्वर पे रुक रहे हो या एक ही स्वर को बार बार यूज़ कर रहे हो, जैसे सा सा सा, इसको आप स्थाई बोल सकते हो। और संचारी क्या होता है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है संचारी में। तो यही वर्ण होते हैं। ये भी आपके सिलेबस में था तो मैंने यहाँ बता दिया है। यही इसकी डेफिनेशन है, यही इसके प्रकार हैं और यहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखिए गमक क्या है, स्वरों को गंभीरता पूर्वक हिलाने की क्रिया को, मतलब कंपन को कहीं ना कहीं गमक बोला गया है। इससे भी रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो मैंने चैनल पे बनाई हुई है, आप वो जाके गो थ्रू कीजिए, ठीक है। गमक की संख्या देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद ज़रूर करनी है। दक्षिण भारतीय गमक देखिए, ये भी मैंने उसी वीडियो में बताया हुआ है। तो टोटल दक्षिण भारतीय गमक की जो संख्या है वो टोटल 10 मानी गई है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये आप ज़रूर याद करना, और ये सबकी डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है, क्योंकि आजकल डेफिनेशन से ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब देख लेते हैं काकू क्या होता है। अब देखिए काकू भी आपके सिलेबस में पूछा गया है। काकू का मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो, ये जो हमारी आवाज़ में चेंजेस नहीं होते हैं, जब हम हंसते हैं तो आप देखोगे आपकी आवाज़ चेंज होती है, जब आप रोते हो तो आपकी आवाज़ ऑब्वियसली उसका जो टेक्सचर होता है वो चेंज हो जाता है। नॉट टेक्सचर बट आप बोल सकते हो टोन चेंज हो जाता है ना। तो उसी को आप काकू बोलते हो, है ना। गाने में भी अगर कोई बहुत ही ज़्यादा खुशी वाला गाना है तो आपको बहुत उसको खुशी तरीके से गाना होगा, है ना, महसूस करके। आप ऐसा नहीं है कि वो गाना खुशी वाला है बट आप उसको रोते रोते गा रहे हो। तो मतलब एक तरीके से जो भी अलग अलग वॉइस मॉड्यूलेशन होती है ना, उसको हम काकू बोल सकते हैं, है ना। अलग अलग देखो यहाँ लिखा है कि ध्वनि के उतार चढ़ाव, ध्वनि मतलब वही हो गया ना भाई, आवाज़ के उतार चढ़ाव को हम काकू बोलते हैं। अब एक चीज़ आप यहाँ पे याद रखिए कि सबसे पहले काकू शब्द का जो यूज़ है वो भरत ने ही किया है, पर उन्होंने नाटक के संदर्भ में किया था, संगीत के संदर्भ में नहीं किया है। संगीत के संदर्भ में सबसे पहले शारंग देव ने किया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सेम चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए भरत ने कितने प्रकार दिए हैं। भरत ने काकू के टोटल 2 प्रकार दिए हैं, एक साकांश और एक निराकांश। साकांश का मतलब देखिए साकांश का मतलब क्या होता है कि जब आकांक्षा बनी रहे, है ना। कोई मान लो कोई वाक्य है जिसका मीनिंग जो है वो समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उसका मीनिंग थोड़ा अधूरा लग रहा है, मतलब उसमें आकांक्षा भी बनी हुई है कि इसका यार ये भी मतलब हो सकता है, उसको साकांश बोलते हैं। निराकांश क्या होता है, जब आकांक्षा समाप्त हो जाती है, यानी निश्चित अर्थ का बोध हो जाता है, उसको आप निराकांश बोल सकते हो। तो यही 2 काकू जो है भरत ने बताए थे। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
काकू के अंग भी भरत ने बताए हैं। 6 अंग इन्होंने बताए हैं, विच्छेद, अपर्ण, विसर्ग, अनुबंध, दीपन और प्रश्मान। देखिए इन सब का मतलब भी यहाँ दिया हुआ है। विच्छेद का मतलब होता है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फुल स्टॉप, है ना। फिर उसके बाद आपका एक तरीके से अपर्ण होता है, ठीक है, विसर्ग है, अनुबंध है, तो ये सब आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। काकू के प्रकार जो शारंग देव ने दिए हैं वो टोटल कितने दिए हैं? 6 दिए हैं। और कौन से चैप्टर में दिए हैं अपने संगीत रत्नाकर ग्रंथ में? प्रकीर्ण अध्याय में। एक चीज़ ध्यान रखना कि काकू का इन्होंने एक्सप्लेनेशन वहाँ दिया है जहाँ इन्होंने स्थाई बताया है। स्थाई क्या होता है आप पूछोगे? जो आज के हमारे पकड़ होता है ना, जो किसी भी राग का जो विशिष्ट स्वर समूह होता है उसको पुराने टाइम पे शारंग देव ने स्थाई बोला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब इन्होंने शारंग देव ने स्थाई बताया था उसी के अंदर एक था छाया स्थाई। तो छाया स्थाई के अंदर ही शारंग देव ने काकू का मतलब समझाया और उसके प्रकार दिए। एक है स्वर काकू, राग काकू, अन्य राग काकू, देश काकू, क्षेत्र काकू, यंत्र काकू। मतलब देखिए बहुत इजी है। स्वर काकू मतलब स्वरों का यूज़ है, राग काकू मतलब राग का यूज़, अन्य राग मतलब भाई किसी और राग में चले गए हो आप, है ना, किसी और राग की छाया आ रही है। देश काकू मतलब देखिए हर देश की या हर प्रदेश की अपनी अपनी एक टोन होती है, अलग अलग उनकी कल्चर होते हैं, तो उसकी बात यहाँ पे की गई है। क्षेत्र काकू का मतलब कहीं ना कहीं आपके शरीर से ये रिलेटेड है। और यंत्र काकू इज़ रिलेटेड टू वाद्य। जो आपका वोकल वाली चीज़ है ना वो देखिए क्षेत्र काकू में ही आएगा, ठीक है। फिर अब हम देखेंगे वृंद। वृंद भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वृंद का मतलब कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि गायक और वादक का जो समूह होता है उसी को वृंद बोला है। इसके भी 3 प्रकार दे रखे हैं शास्त्रकारों ने, उत्तम वृंद, मध्यम वृंद और कनिष्ठ। तो इसमें बताया है कि उत्तम वृंद में कितने टोटल गायक होंगे, कितने उनके सपोर्टिंग वोकल आर्टिस्ट होंगे। जैसे ये क्वायर नहीं होता है ना, क्वायर में देखो सिर्फ गाने वाले नहीं होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं वो भी होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेन सिंगर, लीड सिंगर होता है, सपोर्टिंग जो सिंगर्स होते हैं, है ना, या सपोर्टिंग जो लीड वोकलिस्ट होते हैं, है ना, फीमेल सिंगर्स हैं। फिर देखिए वंशी है और मृदंग वादक हैं। तो उन सब की संख्या बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा और ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अभी तो इतना ही मैं आप लोगों को पढ़ा पाई हूँ इस मिनी मैराथन में, बट कोशिश रहेगी कि मैं और ऐसी वीडियो लेके आऊँ और हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पे रोज़ मैं जो क्विज़ वाला जो एक पैटर्न है, मतलब वहाँ पे एक क्विज़ जो है वो हमेशा मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करती हूँ म्यूज़िक से ही रिलेटेड। तो आप अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप जुड़ जाइए। मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आप ऐसी वीडियो जो है कभी भी मिस ना करें। थैंक यू।